हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवि कुमार एनसीईआरटी करियर में आप सभी को भरपूर स्वागत करता हूं और इंतज़ार की घड़ी हुई समाप्त और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी यानी कक्षा 6 की इतिहास से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम प्रॉमिस किए थे कि लाइन बाय लाइन आपको पढ़ करके सुनाएंगे। आज हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में नई जानकारी भी लेंगे, किस तरह से नोट्स को बनाया जाता है, कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है और किस तरह से एनसीईआरटी के जो मेन पॉइंट होते हैं उसको निकाला जाता है और एक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। तो आइए आज इसी के चाहत से हम लोग इस कक्षा की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपका ये रहा कक्षा 6 की एनसीईआरटी। इस क्लास 6 की एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमारा अतीत है। इस टॉपिक क्या, कब और कहाँ कैसे है, प्रारंभिक जीवन है, प्रथम कृषि और पशुपालन है, प्रारंभिक शहर, प्रथम नगर, जीवन की विभिन्न आयाम, प्रारंभिक राज्य, नए प्रशासन, नवीन शहर, प्रथम साम्राज्य, शहरी ग्रामीण जीवन, सुदूर प्रदेश, नए साम्राज्य एवं राज्य, संस्कृत विज्ञान और उसके बाद फिर हमारा संस्कृत विज्ञान, उसके बाद हमारा इतिहासकार। तो इतने टॉपिक हमें पढ़ना है, यानी लगभग 12 से 14 टॉपिक। अब देखिए आपके पास कौन से बुक हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। एनसीईआरटी दो प्रकार की अभी चल रही है, एक तो ओल्ड वाली और एक न्यू वाली। अगर आपने जो ख़रीदे हैं वो न्यू वाली है तो उसमें कुछ टॉपिक को हटाया गया है और हमारे पास ओल्ड वाला है। दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यू में थोड़ी सी कुछ अपडेशन की गई है, कुछ डेट को लेकर के। ओल्ड में थोड़ी कम है, लेकिन ओल्ड में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, न्यू में भी दिए गए हैं। हमें दोनों से पढ़ने में फ़ायदा आ जाएगा। ठीक है, तो हम ओल्ड वाले एनसीईआरटी से आपको शुरुआत कर रहे हैं, जिसका पहला अध्याय है हमारा अतीत। पहला अध्याय हमारा अतीत। आइए समझते हैं कैसे। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं। यानी कि इतिहास हमें अतीत के बारे में सिखाता है। अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत का मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ काल। यानी कि इतिहास हमें अतीत के बारे में सिखाता है, जहाँ बीते हुए काल है, बीता हुआ समय है और इस समय के बारे में जानकारी देता है, तब हम इतिहास को समझते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। और भविष्य में हम क्या करते हैं? इसके सोचते हैं, तौर तरीकों को समझते हैं कि अतीत से सीख करके भविष्य कैसे बनाया जा सके। भविष्य के निर्माण के लिए इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति जिनकी याददाश्त गुम हो चुकी हो। यानी कि इतिहास के बिना आप कैसे किसी चीज़ों के बारे में कल्पना कर सकते हैं? अगर इतिहास को आप समझे ही नहीं है तो कैसे आप अपने समाज को जानिएगा, कैसे आप अपने पड़ोस को जानिएगा। जैसे कभी कभी आपके पिताजी माताजी कहते होंगे कि बगल वाला जो घर है ना, उनके यहाँ से अपने यहाँ नहीं बनता है, उनके यहाँ से अपने यहाँ नहीं चलता है। इसके पीछे कारण क्या है कि अतीत में कुछ ऐसी घटना हुई होगी जो प्रभाव अभी वर्तमान तक है। यानी कि वर्तमान तक है। अतीत से वर्तमान तक की जो कड़ी जोड़ता है उसी को तो इतिहास कहते हैं। इसी चीज़ को तो हमें समझना है कि उनके यहाँ से आखिर रिलेशन क्यों नहीं चल रहा है, उनके यहाँ से हमारा रिश्ता क्यों नहीं ठीक चल रहा है। यही तो इतिहास हमें सिखाता है। इतिहास यानी कि बीता हुआ समय। अब डिफिनेशन आता है कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास एक जीवंत विषय है। इतिहास एक जीवंत विषय है जो चीज़ों को दिखाता है कि किस तरह से अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश की विकास में हम योगदान निभा सकते हैं। यानी इतिहास अतीत और वर्तमान की कड़ी है। इतिहास अतीत और वर्तमान की कड़ी है।
ठीक है। इतिहास अतीत और वर्तमान की कड़ी है। इतिहास को सबसे पहले किसने लिखने का प्रयास किया, किसने समझाने का प्रयास किया, तो इसके पितामह हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को कहते हैं। तो इतिहास के पितामह किसे कहते हैं, हेरोडोटस। अब आप नोट्स कैसे बनाएंगे, तो आप सबसे पहले ऊपर लिखिए कक्षा 6 एनसीईआरटी, कक्षा 6 एनसीईआरटी। उसके बाद नीचे लिखिए इतिहास किसे कहते हैं, एक पॉइंट बनाइए इतिहास किसे कहते हैं, और उसके नीचे ऐसे ही एरो दे करके एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना है। 4 से 5 पेज में पूरे क्लास 6 की एनसीईआरटी समाप्त कर लेना है। उसके नीचे लिखिए इतिहास, इसके नीचे ऐसे एरो बना करके लिखिए अतीत और वर्तमान की कड़ी, अतीत और वर्तमान की कड़ी, अतीत और वर्तमान की कड़ी ही क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। अतीत और वर्तमान की कड़ी ही इतिहास कहलाएगा। बोलिएगा भी तो याद हो जाएगा। इसके पितामह लिखिएगा हेरोडोटस, पितामह हेरोडोटस, पितामह हेरोडोटस। एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, चलिए देखते हैं अब क्या ये कहता है, कक्षा 6 की इतिहास की किताब क्या कहती है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं और यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला। यानी ये कहने का प्रयास कर रहा है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अब आता है यहाँ सामाजिक प्राणी किसे कहते हैं। सामाजिक प्राणी का मतलब जो समाज में रहना पसंद करता हो, जो लोगों के बीच रहना पसंद करता है, जिससे समाज का निर्माण होता है, यानी लोगों से ही समाज का निर्माण होता है। तो मनुष्य भी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जो हमेशा लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, ताकि वो अलग अलग चीज़ों के बारे में सीख सके, उनसे समझ सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो मनुष्य कैसा है, एक सामाजिक प्राणी है जिससे समाज में रहता है। जो कहाँ रहता है, समाज में रहता है। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैलता है। यानी कि समाज कैसे कैसे बढ़ता है आगे, तो समाज पहले तो माता पिता, इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा एक परिवार, एक परिवार। अब परिवार मतलब 50 लोगों का परिवार ना। अब किन्हीं के यहाँ 50 लोग हैं तो परिवार ना हो गया, वो गांव फिर घोषित कर दिया जाए, ठीक है। तो परिवार नहीं होगा, परिवार 2-4 लोगों का होता है, शॉर्ट फैमिली, ठीक है। परिवार, परिवार के बाद क्या बनेगा, गांव, गांव के बाद क्या बनेगा, गांव से बनेगा शहर, शहर से क्या बनेगा, देश, और देश से क्या बनेगा, देश से पूरे विश्व। यानी कि परिवार, परिवार से गांव, गांव से शहर, शहरों से देश, धीरे धीरे, और उसके बाद पूरे विश्व का निर्माण होगा। समझे। इसे ही क्या नाम दिया गया, इसे ही वैश्विक गांव कहा गया। इसे ही क्या कहा गया, वैश्विक गांव। अभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, बताएंगे जहां लिखवाएंगे। क्या हमारा समाज सदा से ही ऐसा था, इसका धीरे धीरे विकास हुआ। अब क्वेश्चन मार्क देखिए यहाँ पर लगाया हुआ है, क्या हमारा समाज सदा से ही ऐसा था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ। तो आप जानते होंगे कि हमारा समाज सदा से ऐसे ही था, नहीं, हमारा समाज में परिवर्तन हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है और धीरे धीरे इनमें बदलाव हुआ है। अचानक कोई चीज़ों में बदलाव नहीं हुआ है, हमारे समाज में एक लंबे पीढ़ी लगा है और उसके बाद बदलाव हुआ है, तब आज जा कर के हम 5G 6G की दुनिया में कन्वर्ट हो पाए हैं, तब जाके आज हम इस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि समाज में अगर बदलाव नहीं होता तो ये पढ़ाने का भी क्षमता विकसित नहीं होता। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। बिल्कुल, समाज के बदलाव को कहाँ से हम सीखेंगे, इतिहास से ही तो सीखेंगे। क्योंकि जैसे समाज के बदलाव का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे समाज में आप पहले देखे होंगे, सिंपल सी घटना है कि क्या होता था आपका अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज यानी कि एक व्यक्ति लड़की वाले के पिता लड़के वाले के पिता के यहाँ जाते थे और उसके बाद वहाँ पर पूरे शादी विवाह का ठीक ठाक होता था। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, लव मैरिज। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें लड़का लड़की को पसंद कर रहा है, लड़की लड़का को पसंद कर रहा है, और उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है, विवाह की घटना संपन्न हो जा रही है। यानी कि समाज में क्या हुआ, बदलाव हुआ।
आपने क्या किया होगा, बचपन में आपने बैठ कर के शादी ब्याह पार्टी में खाना खाया होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बैठ कर के खाना नहीं, अब खड़े खड़े आप खाना खा रहे होंगे। बहुत सारे बदलाव हुआ। आप विदेशी चीज़ों को अपना रहे हैं। अब लोगों को देख रहे होंगे फटा हुआ जीन्स पहन के, गांव में अगर आप आज भी फटा हुआ जीन्स पहन के चल जाइए तो बगल वगल कहेगा कि जीन्सवा फट गई है, सिवा ले। तो क्या हो रहा है, समाज में बदलाव हो रहा है। यानी पश्चिमी दुनिया यानी यूरोप की दुनिया से हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने समाज में लागू कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे समाज में सिर्फ सीख रहा है, अपने यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ यूरोप की दुनिया में, अमेरिका की दुनिया में, बहुत सारे ब्रिटेन में पहुँचता है, वहाँ भी लोग इसी तरह से अपनाते हैं। तो वहाँ भी वो लोग अपना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ इस चीज़ों को अपना रहे हैं, ठीक है। यही नहीं, धर्म में भी बदलाव होता है। यानी कि जो समाज है हमारा बहुत सारे चीज़ों में बदलाव करता है। जैसे हो गया सामाजिक जीवन में बदलाव, धार्मिक जीवन में बदलाव और आर्थिक रूप में भी बदलाव होता है। अगर समाज में परिवर्तन नहीं होता तो सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग सऊदी अरब कमाने गए हैं। कैसे चले जाते, नहीं जा पाते। हड़प्पा सभ्यता के लोग सऊदी अरब कमाने गए, नहीं गए। वैदिक काल के लोग गए, नहीं गए। तो समाज में परिवर्तन हुआ तब न गए। पूरा विश्व एक हुआ। इसी को तो वैश्विक विलेज कहते हैं, वैश्विक गांव कहते हैं। इसी को तो वैश्विक गांव कहते हैं, क्योंकि एक ही छत के नीचे क्या हो गया, पूरा विश्व आके जमा हो गया। तभी तो लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं सर्विस देने के लिए, सेवा देने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए, और वहाँ से अर्थ को यानी मनी को कमा करके अपने देश में लाते हैं। इसी को बोलते हैं वैश्विक गांव। इसी को बोलते हैं समाज में परिवर्तन होना। समाज में परिवर्तन का मतलब और चीज़ों भी सभी समझ सकते हैं। जैसे पहले महिलाओं की आज़ादी नहीं थी, घर में रहने के लिए उनको बाध्य किया जाता था, सिर्फ खाना पीना ये सब बनाओ। आज देखे होंगे महिलाओं घर से बाहर भी निकलती है, महिलाएं घर से बाहर निकल के काम करती है, पुरुषों के साथ बराबरी का हकदार रखती है। आज फाइटर प्लेन चला रही है, मंगल ग्रह पर कहाँ बहुत सारी चीज़ों पर जा रही है। तो हम कह सकते हैं समाज में क्या हुआ, बदलाव हुआ। और यही बदलाव हमारे समाज को आगे भी क्या करेगा, निरंतर लोगों में वृद्धि करेगा, लोगों में जागरूक बढ़ाएगा। तो समाज में अनेक तरीक़ा से क्या होता है, बदलाव होता है। ठीक है, आइए आगे आप देखते हैं। इस सवाल को हम जाने, आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत एक काल वह भी है जिसके बारे में हम लिखित जानकारी पुस्तक या रचनाओं में नहीं मिलती है, बल्कि ज़मीन के नीचे दबे पुराण अवशेष, वस्तुओं, सिक्कों से, अभिलेख से मिलती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट बहुत खूबसूरत यहाँ लिखा हुआ है कि इसके अलावे अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। लिखित साक्ष्य मिलते हैं, कुछ के बारे में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यानी कि दूसरा पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि इतिहास में, दूसरा पॉइंट नोट करना चाहिए, इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत तो दो स्रोत हैं, एक लिखित हो गए और दूसरा साक्ष्य आधारित या फिर अलिखित कह सकते हैं। लिखित और अलिखित। लिखित में क्या हो गया, बहुत सारे किताब, बहुत सारे धार्मिक किताब, जैसे किताब में, बहुत सारे किताबों में देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए थे। उन्होंने क्या किया, किताब लिखा। जैसे मेगस्थनीज जब मौर्य काल में आया समझा तो उसने इंडिका लिखा। वो क्या कर रहा है, किताब है, विदेशी किताब, धार्मिक किताब, रामायण महाभारत किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसको समझा, जाना, उसके बाद उसकी संकलन किया गया तो हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो लिखित स्रोत में क्या हो गया, किताब हो गए, धार्मिक किताब हो गए, इन सब क्या है, लिखित स्रोत है जिससे हमें पता चलता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, ये लिखित स्रोत है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री पूरा लिखा हुआ साक्ष्य है। आप पूरे प्राचीन भारत को पढ़िए ना, प्राचीन भारत को पढ़ने के बाद बहुत सारे चीज़ों में आपको डाउट होगा, बहुत सारे चीज़ों में लगेगा कि अरे ये पॉइंट यहाँ पर दूसरा चीज़ था, यहाँ पर दूसरा है। यानी प्राचीन भारत में डेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं ना है कि उसको हम निकाले और देख लिए। लिखित साक्ष्य जहाँ भी नहीं होगा वहाँ डाउट सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। यानी लिखित साक्ष्य होना
बहुत ज़रूरी है। लिखित साक्ष्य नहीं होने के बाद क्या होता है, डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब आइए अलिखित साक्ष्य में। अलिखित साक्ष्य में क्या हो गया, तो अलिखित साक्ष्य में एनसीईआरटी समझा रही है यहाँ पर क्या चीज़, कि अलिखित में आपको बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, जैसे दबे हुए पुराने अवशेष, वस्तु, सिक्का और अभिलेख। अवशेष, वस्तु, सिक्का और अभिलेख। अवशेष, वस्तु, सिक्का और अभिलेख। हम इन सब के बारे में समझ लेते हैं। अवशेष, वस्तु, सिक्का और अभिलेख। अवशेष का मतलब हुआ कि हड्डियों से कुछ मिला हुआ अवशेष, किसी का कपाल मिल रहा है, किसी का खोपड़ी मिल रहा है, किसी का कुछ मिल रहा है, उसको बोलते हैं अवशेष। दबा हुआ, कुचला हुआ, ज़मीन के नीचे से मिल रहा है, वो क्या है, अवशेष है। वस्तु, ये सब क्या है, अवशेष है। सिक्का, सिक्का कहीं से, जैसे मान लीजिए कि समुद्रगुप्त का सिक्का से हमें क्या मिलता है, बीना बजाते हुए, तो हम बताते हैं ना कि समुद्रगुप्त क्या था, बीना बजाने में भी माहिर व्यक्ति था। तो सिक्का उस साम्राज्य की स्थिति को भी दर्शाता है। ये चीज़ जहाँ भी मिल रहा है उस समय के वहाँ की स्थिति को दर्शाता है। तो अवशेष, वस्तु, सिक्का, अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख का मतलब होता है कि जैसे समुद्रगुप्त का अभिलेख, समुद्रगुप्त के अभिलेख से बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी मिलता है। उसी तरह से अशोक के अभिलेख, अभिलेख का मतलब होता है छोटे पत्थर या बड़े पत्थरों पर राजा अपने बारे में बहुत सारे बड़ाई, बहुत सारे वहाँ के चीज़ों के बारे में, साम्राज्य के बारे में लिखवाता है, उसे क्या बोलते हैं, अभिलेख। जैसे हाथी गुफा का अभिलेख, हर्ष चरित्र जो लिखा गया था उसमें से बहुत सारे चीज़ मिलता है। हर्षवर्धन के काल के अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख हैं, जिससे क्या होता है, उस राजा या साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। ये जितने भी चीज़ है ना, इन चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कुछ मौखिक चीज़ों से जानकारी मिलता है। मौखिक का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग क्या किए कि एक दूसरे से सुन करके बता दिए कि इतिहास में ऐसे हुआ होगा। तो मौखिक से जैसे ये जनरली क्या होता है, ये प्राचीन भारत में देखने को मिलेगा। यानी जनरली ये सब कहाँ मिलेगा, ये प्राचीन भारत में देखने को मिलेगा। प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा यही सब चीज़ मिलता है, क्या क्या दिक्कत हुई है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हुआ। आगे देखिएगा, लेकिन इतिहास कभी लिखा नहीं गया, जिनके बीच में किंवदंती या किस्से कहानी, वही बताएं, यानी किस्सा कहानी ये सब चीज़ भी क्या है, इतिहास में प्रचलित है। इससे भी इतिहास के बारे में क्या होता है, जानकारी मिलता है। इतिहास को जानने का साधन स्रोत अनेक है और भिन्न प्रकार भी। इतिहास को अनेक चीज़ों से जान सकते हैं, स्रोत भी हैं। इन तमाम स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। अब नोट्स कैसे बनाना था, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऊपर इतिहास किसे कहते हैं, पहले तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी लिखिए, हेडिंग बनाइए। उसके बाद लिखिए इतिहास किसे कहते हैं, नीचे एरो बना के इसी तरह से अतीत और वर्तमान की कड़ी है जिसे इतिहास कहते हैं। इसके पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के स्रोत, फिर दूसरा पॉइंट बनाइए इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत। और इतिहास के स्रोत दो तरह से बनाइए, एक लिखित और अलिखित, और एक और बना सकते हैं तो मौखिक भी बना सकते हैं। 3 स्रोत, लिखित, अलिखित और मौखिक। लिखित में लिखिए किताब, धार्मिक ग्रंथ इत्यादि। नीचे जैसे करके भी लिख लीजिए, हड़प्पा जैसे करके लिख लीजिए, मेगास्थनीज का इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका। अरस्तु का अर्थशास्त्र, अरस्तु का अर्थ, अरस्तु यानी कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद साक्ष्य में लिखिए सबसे पहले अवशेष, साक्ष्य में लिखिए अवशेष, 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 वस्तु, सिक्का, अभिलेख। ऐसे करके आप नोट्स को बनाइए। अब कुछ लोग एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, लिए हाइलाइटर, हाइलाइटर लेकर के यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप जानते हैं पूरा एकदम 2-3 कलर धाए धाए रंगते चले जा रहे हैं। किताब भी बेचारा करे भैया आप छोड़ दो हमको, भैया छोड़ दो, लेकिन नहीं, रंगते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुछ पता चले या ना चले। हमें इतिहास ऐसे नहीं पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी ऐसे नहीं पढ़ना है, हमें नज़रिया बदलना है पढ़ने का, एनसीईआरटी पढ़ने का। इसलिए हमने शुरुआत किया है एनसीईआरटी, और इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसे पढ़ कर के लगा आपको, इस तरह से पढ़ने में कितना मज़ा आया और कितना ख़राब भी लगा, तो ख़राब भी कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल अगल में शेयर कीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब किस तरह से आप कीजिएगा, जो घंटी का साइन है ना, घंटी का साइन, इसको क्लिक थोड़ा देर तक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर ऑल का क्लिक आता है, ऑल को क्लिक कीजिएगा।
ऑल को क्लिक करने से क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब तो आप कर चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको ना मिलेगा। उसको क्लिक थोड़ा देर तक किए रहिएगा ना, तो ऑल का आता है, ऑल पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको नोटिफिकेशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और लोगों में शेयर कीजिए तेज़ी से। हम कल फिर इसको बढ़ाएंगे आगे, और कल इस पॉइंट को ख़त्म कर लेंगे। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर और बचा हुआ है, तो कल हम इसको यहाँ से, यही आपका छोटा सा बचा हुआ है, ये ख़त्म कर लेंगे। और उसके बाद जैसे ही ख़त्म करेंगे तो देखिए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपका मेन पॉइंट हुआ, ये क्वेश्चन आंसर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन आंसर को। उसके बाद यही नहीं रुकेंगे, इस क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपको सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है, ताकि आपको बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा कि किस तरह से मेंस लिखा जाता है। तो बीपीएससी जैसे लाइक में आपको बहुत सारे हेल्प भी मिलेगा। तो यहाँ से हम मेंस का भी पॉइंट को कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, लिखने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।